विद्यार्थियों, तो ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और आज क्या है कि ऑनलाइन क्लास में बहुत ज़्यादा बफरिंग हो रही है नेट प्रॉब्लम के लिए। इस वजह से आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करके डाली जा रही है और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाड़ प्यार दें और अब सभी इस वीडियो को पढ़ लेना, ठीक है। चलिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत, गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि एम वह संख्या है, एम आपकी वह संख्या है जिसमें आपसे पूछा गया है, कहा गया है कि एम कौन सी संख्या है बच्चों। तो एम एक ऐसी संख्या है जो 0 और 50 के बीच में आने वाली अभाज्य संख्या की संख्या है। तो 0 और 50 के बीच में बच्चों कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और n कैसी है, n एक ऐसी संख्या है जो 50 और 100 के बीच में आने वाली अभाज्य संख्याओं के बराबर है। जितनी संख्याएं, तो ये बच्चों कितनी है हमारी, ये 10 होती हैं। यदि हम m-n निकालना चाह रहे हैं कि m-n की वैल्यू क्या होगी, तो m का मान 15 है, n का मान 10 है। तो आप देखेंगे फाइनल इसका आंसर करेक्ट कितना हो जाएगा, 5 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है कि आपके बीच में 3 जो एक दूसरे के सहअभाज्य संख्याएं, मान लिया मैंने कि a, b, c 3 संख्याएं हैं और a और b का जो गुणनफल है वो कितना है बच्चों, 286 है। और b और c यानी कि दूसरी और तीसरी संख्या गुणनफल है वो 770 है। अब इसमें बच्चों क्या है कि b जो है ना वो कॉमन आ रहा है, तो इसमें ऐसा कितना मान है जो दोनों में कॉमन है। यदि हम देखते हैं तो 22 यानी 11 7 77 और 2 यानी कि 11 दूनी 22, यदि इसमें से कॉमन ले लें और 22 इसमें से कॉमन ले लें तो दोनों के अंदर 22 तो ऐसा दिख रहा है जो कॉमन है। यदि 22 से हम इसको काटते हैं तो 22 से कम 22 और बचा कितना यहाँ से 6, तो 22 दिया 66, तो यहाँ बच्चों बचेगा 13 और यहाँ 22 से इसको काटते हैं हम तो ये कटेगा बच्चों सीधा सीधा आपका 11 दूनी 22 और 11 7 77 यानी कि बच्चों ये 35 बार कटेगा, 35 बार। अब आपको बताना क्या है बच्चों, a प्लस बी प्लस सी का मान बताना है। a प्लस बी प्लस सी का मान बताना है। क्या बताना है बच्चों, इसमें a प्लस बी प्लस सी का मान बताना है। तो देखिएगा जल्दी से, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना होगा। a का मान हमारे पास कितना आया है बच्चों, a का मान आया है बच्चों 13 और b का मान हमारे पास कॉमन कितना आया है, तो 22 आया है, ये 22 है और आपका 35 c है। तो a का मान है हमारे पास 13, b का मान है हमारे पास कितना बच्चों, b का मान कॉमन 22 है और c का मान 35 है। इन तीनों को यदि हम जोड़ देंगे बच्चों तो 70 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि x बाय z अभाज्य संख्याएं x प्लस y प्लस z बराबर दिया जा रहा है 38। x का अधिकतम मान क्या होगा। तब हमें बताना है बच्चों कि x का अधिकतम मान क्या होगा, x का मैक्सिमम मान क्या होगा। तो आप देख रहे हैं यदि z का सबसे छोटा मान हम 2 रख दें, z का सबसे छोटा मान हमने क्या रख दिया, इसमें 2 रख दिया, तो इसका मतलब x प्लस y का मान कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ 36। अब यदि मैं बच्चों x का मान मुझे अधिकतम निकालना है तो मैंने अधिकतम यदि मैं लेता हूँ बच्चों, मैंने ले लिया 31, तो y का मान कितना हो जाएगा 5। तो आप देख रहे हैं तीनों की तीनों अभाज्य संख्याएं, हमसे पूछ रहे हैं x का अधिकतम मान क्या होगा। तो x का अधिकतम मान बच्चों 31 अर्थात 31 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों के 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। n एक 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जब n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। तब शेषफल क्या है, तो n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। यदि हम देखते हैं तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या लेते हैं, 101। लेकिन हमसे क्या बोला है, n 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है और n 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 101 हुई। यदि इसमें हम बच्चों 13 का भाग लगाते तो 13 7 91, तो शेष कितना बचेगा बच्चों, जो रिमाइंडर है वो कितना बचेगा 10। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है, 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में हैं
जो कैसे क्रम में दी गई हैं, बढ़ते क्रम में, उनमें पहली 3 का गुणनफल इतना, यानी a गुणा b गुणा c बराबर दिया है 385, और अंतिम 3 b c d ये हमारे पास कितना है 1001। अब हमसे कह रहा है तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, अर्थात डी का मान हमें बताना है। तो देखिए बच्चों, यदि हम देखते हैं तो बी दोनों में कॉमन है, सी भी दोनों में कॉमन है, यानी कि हम यदि ए में ऊपर वाली समीकरण मान लीजिए 1 में और समीकरण 2 का यदि भाग लगा रहे हैं तो ये फाइनल बचे a बटे डी 385 बटे 1001। यदि ऐसा हम करते हैं तो ये कितने से कटेगा ये देखना है हमारे लिए। तो 11 से ये कट जाएगा, कितने से कट रहा है 11 से, तो 11 9 99, 11 9 99, 11 एकम 11, यहाँ आप काटेंगे 11 3 33 और 11 5 55। यहाँ अब यदि हम काटते हैं 11 3 33 11 5 55, तो आप देख रहे हैं 11 3 33 और बचा 5, 11 5 55, ये अभी भी और भी कट जाएगा, 7 5 35, 7 एकम 7, 7 3 21, तो ये बच रहा है बच्चों 5 बटे 13। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों इसका 13 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है। 3 क्रमागत पूर्णांकों का योगफल उनके गुणनफल के बराबर है, ये हमसे कहा जा रहा है। 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है, ऐसी कितनी संभावनाएं हैं, ऐसी कितनी संभावनाएं हैं कि ऐसा हो सकता है। तो अब देखिएगा कि ऐसी कितनी कंडीशन है कि यदि मैंने मान लिया कि मेरी एक संख्या, हमने मान लिया कि एक संख्या k-1 है, अगली संख्या हमारी k है और नेक्स्ट हमारी k+1 है। यदि हम इसमें मान रखते हैं तो हमारे पास क्या क्या मान प्राप्त होंगे कि यहाँ पर ऐसी कितनी संभावनाएं हैं, गुणनफल बराबर हैं, मतलब क्या बोला है, तीनों पूर्णांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर। यदि इन तीनों को जोड़ दें तो उनके गुणनफल के बराबर इनका मान आएगा, इन तीनों को जोड़ दें तो गुणनफल के बराबर मान आएगा। जैसे यदि बच्चों यहाँ यदि मैं -1 रखता हूँ, यहाँ मैं 0 होता है मेरा, और यहाँ यदि हम रखते हैं 1, तो आप देख रहे हैं तीनों का गुणा करेंगे तब क्या आएगा हमारे पास 0 आएगा, जोड़ेंगे तब भी 0 आएगा। यदि मैं यहाँ 1 रखता हूँ, यहाँ 2 रखता हूँ और यहाँ मेरा 3 होता है, तीनों का गुणा करूँगा तब 6 आएगा, जोड़ूंगा तब भी 6 आएगा। यदि मैं -3 रखता हूँ, -2 रखता हूँ, -1 रखता हूँ, यदि मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तब भी मेरा कितना आएगा 6 आएगा, और मल्टीप्लाई करूंगा तब भी मेरा 6 आएगा। अर्थात ऐसी स्थितियां केवल और केवल, ऐसी स्थितियां केवल 3 हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए p 2 अंकों की संख्या है। मान लीजिए p क्या है, 2 अंकों की एक संख्या है 2 अंकों की एक संख्या है P और Q, यहाँ पे बच्चों P होना चाहिए, P और Q समान अंकों वाली संख्या है, उल्टे क्रम में लिखा है। यदि P इंटू Q 24 34, यानी P इंटू Q का मान है बेटा 2430, P और Q में क्या अंतर है। यदि हम इन दोनों को तोड़ दें बच्चों, तो इन दोनों को तोड़ दें, लेकिन ऐसे तोड़ना है कि 2 अंकों की संख्या P और Q समान अंकों वाली संख्या है, उल्टे क्रम में लिखा है। यदि हम इनको उल्टे क्रम में भी लिख दें तो हमारे पास ये क्या आना चाहिए, तब ये एक समान होना चाहिए। इन दोनों को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है। यदि मैं इसको 54 गुणा 45 लिखता हूँ, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो बच्चों इतना आएगा। अब इन्हीं का आप देख रहे हैं कि हमें बताना है P और Q का अंतर, तो इन दोनों का अंतर क्या होगा, 14 में से 5 गए तो 9, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा बच्चों 9, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग 9 से विभाज्य है। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तो 3 प्राकृतिक संख्या मान लीजिए, मैंने मान लिया 1 है और 2 है और 3 है। यदि इनका हम स्क्वायर कर दें और फिर ऐड करें
तो ये कितना आएगा 149 अर्थात 14। वो कह रहे हैं कि ये 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घन करना है, सॉरी वर्ग नहीं करना है, क्या करना है बच्चों, हमको यहाँ पे घन करना है। तो घन के लिए हम क्या करेंगे, इसमें घन के लिए एक काम कर लीजिएगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब 1 प्लस 8 प्लस 27 अर्थात 36। आप इसमें 9 का डिवाइड करोगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगी, अर्थात पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा चेक करिए, प्रत्येक विषम संख्या की प्रत्येक समघात को 8 से विभाजित करने पर एक शेष प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मतलब क्या कह रहे हैं, प्रत्येक विषम संख्या की प्रत्येक समघात, जैसे मैंने ले लिया कि मेरे पास 3 है और 3 की मैंने सम पावर लगाई तो कितना आया बच्चों 9 आया। यदि हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, ये बात बिल्कुल सही आई। यदि मैं 4 की घात 2 करता हूँ तो ये आएगा 16, और 16 में यदि हम नहीं सॉरी 4 का नहीं करेंगे 5 का करेंगे, 5 का वर्ग हमने देखा 25, और 25 में यदि हम 8 का भाग लगाते हैं 8 3 24 तब भी एक शेष बच रहा है, यानी दोनों की दोनों बातें सही हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब बोथ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, सकारात्मक पूर्णांक के कितने जोड़े mn समीकरण है, इसका मतलब mn समीकरण है। यदि हम इस प्रश्न को देखते हैं तो ये प्रश्न थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि m ये बेटा 2 नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर होगा, है ना, क्योंकि ये साइड में लगा। m क्या है, स्क्वायर है, m स्क्वायर प्लस 105 बराबर n स्क्वायर है। यदि हम इसको सवाल को सॉल्व करते हैं तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 105 आएगा बच्चों। यदि हम इसको लिख दें m माइनस n, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा m माइनस n और m प्लस n। अब इसको यदि हम तोड़ते हैं तो इसको तोड़ेंगे हम 1 गुणा 105, एक तो इस तरीके से तोड़ सकते हैं। दूसरा यदि हम इसको तोड़ना चाहते हैं तो 3 गुणा 35, आप इसको इस तरीके से तोड़ सकते हैं। तीसरा आप तोड़ना चाहते हैं तो 5 गुणा 21 ऐसे भी तोड़ सकते हैं, और 7 गुणा 15 आप इसको इस तरह से भी तोड़ सकते हैं। ऐसी सिर्फ स्थितियां 1 2 3 4 बन रही हैं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 हमसे क्या बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यदि आप देखते हैं, देखिएगा, मान लीजिए कि n इस प्रकार एक धनात्मक संख्या, तो ये बेटा n स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी आप n की पावर स्क्वायर करिए, n स्क्वायर प्लस 48 लिखा एक पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग है। इस प्रकार के 11 की संख्या क्या है, इस प्रकार के n की संख्या क्या है बेटा, n आएगा, यहाँ मिसिंग है, ऊपर आप इंग्लिश में सही लिखा है, तो यहाँ क्या आएगा n की संख्या क्या है, क्या इससे क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग आएगा। इससे क्या आएगा बच्चों, पूर्ण वर्ग आएगा। अब पूर्ण वर्ग आएगा यदि ऐसा है इस सवाल में, तो हम देख पा रहे हैं कि ये सवाल पूरी तरीके से यदि हम इसको कंप्लीटली देखते हैं तो ये लिखा है n स्क्वायर प्लस 48। अब n स्क्वायर प्लस 48 लिखा है, यदि हम इसके तुलना कर लें बराबर k स्क्वायर से, तो आप देख पा रहे हैं कि ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस k स्क्वायर बराबर 48। एक कंपेरिजन करा दी हमने k से। यदि ऐसा हम करते हैं, इसके साथ ऐसा हम करते हैं, तो इसका मतलब हो रहा है n माइनस k और n प्लस k बराबर 48। 48 को मैं क्या लिखूँगा, 1 गुणित 48, 2 गुना 24, 3 गुना 16, और हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 12, और हम लिख सकते हैं 6 गुणा 8। लेकिन बच्चों इसमें आप देख पा रहे हैं क्या बोला है इन्होंने कि n इस प्रकार का एक धनात्मक पूर्णांक है कि n स्क्वायर प्लस 48 पूर्ण वर्ग है, n स्क्वायर प्लस 48 पूर्ण वर्ग है। इस प्रकार के n की संख्या क्या है, इस प्रकार की n की संख्या क्या है, तो हम देख पा रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर हमारे पास इस प्रकार के यदि हम मान निकालना चाहते हैं तो ऐसे मान कौन कौन से निकलेंगे, तो सभी देखिएगा ध्यान से। यदि हम देखते हैं तो 24 गुणा 2 गुणा 24, 4 गुणा 12,
और 6 गुणा 8। तो ये पूर्णांक कैसे हमारे एक धनात्मक हैं, लेकिन ये कैसे हैं, सभी के सभी सम हैं। क्या हैं, बिल्कुल इवन नंबर है, सभी के सभी इवन हैं। और इसमें कंडीशन क्या लगाई गई है, पूर्ण वर्ग। अब पूर्ण वर्ग यदि आपको बनाना है, इसको पूर्ण वर्ग बनाने की स्थिति में यदि हम जाते हैं तो बच्चों इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें ये हमारे पास एक तो ये पेयर बन जाएगा, ये नहीं बनेगा, एक में एक विषम एक सम है, आप देख पा रहे होंगे। तो 1 2 ऐसे केवल 3 इसके संख्या हो सकती है। तो n का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 यदि हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही शानदार प्रश्न है। आप देखिएगा 3n + 4 का होल स्क्वायर को यदि हम n से डिवाइड करते हैं तो एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है n के कितने मानों के लिए, तो n के ऐसे कितने मानों के लिए ये भी आपका पूर्णांक है। ज़रा थोड़ा अच्छे से इसको देखिएगा। यदि हम इस सवाल को कन्वर्ट करें तो इसको हम लिख सकते हैं 3n + 6। मैंने 2 जोड़ दिया और इसी में से हम 2 घटा देते हैं, ऐसा भी हम इस सवाल को लिख सकते हैं। बटे में n आपका अभी भी चल रहा, स्क्वायर है ही। नेक्स्ट यदि अगली स्टेप में हम देखते हैं तो अगली स्टेप बेटा इसमें +2 भी है नीचे, +2 यदि मैं ऊपर a + b का होल स्क्वायर खोलता हूँ, a + b का होल स्क्वायर खोलता हूँ तो ये आएगा हमारे पास कि 3n + 6 का होल स्क्वायर माइनस आप लिख देंगे b स्क्वायर लिख दो, या फिर 2ab यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं, 2ab तो 2 दूनी 4, ab का मतलब 3n + 6 और लास्ट में आपका b स्क्वायर मतलब कि 4। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं और इस पूरे के बटे में चल रहा है n + 2। यदि हम देखते हैं तो इससे बच्चों ये पूरी तरह से कटी जाएगा, ये इससे कटी जाएगा। बचा कितना, केवल हमारे पास बच्चों यहाँ पे बचा क्या, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे n की 4 और 4 आपस में इस तरह से ये आपका -0 आएगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि n + 1, यदि n का मान मैं बच्चों 1 रखता हूँ, n का मान यहाँ पर एक तो हम 1 रखेंगे, एक हम n का मान 2 रख सकते हैं, एक हम n का मान 4 रख सकते हैं। यदि मैं 1 रखूँगा तो 3 और 6 9 आएगा, और यहाँ 1 रखता हूँ तो ये 3 होगा, तो 3 से 3 कट जाएगा। यदि 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6 दूनी 12 होगा, और नीचे 4 आएगा तो 4 से इस तरह से केवल और केवल 1 2 4 3 मान है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 24। दो धनात्मक संख्याओं का योग हमारे पास a + b बराबर दिया जा रहा है बच्चों 14, तथा उनके वर्ग के मध्य का अंतर तो वर्ग कर दो, और इसके बाद उनका अंतर यदि 56 है तो उनके वर्ग का योग क्या होगा। यदि हम यहाँ पे देखते हैं a + b ये 2 भागों में टूट जाएगा, और a - b बराबर कितना है 56। तो यहाँ से यदि मैं समीकरण 1 और इसका समीकरण नाम 2 दे दें हम, तो यहाँ से आप देख रहे हैं a को आप 2 में बैलेंस करते हैं, तो यहाँ से हमें पूछा क्या उनके वर्गों का योग क्या है। तो यहाँ आप यदि इसका मान रख देते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं। बाकी वर्गों का योग हमसे पूछा जा रहा है, तो वर्गों का योग हमसे पूछा जा रहा है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमें वर्गों का अंतर दिया जा रहा है, और वर्गों का अंतर दिया जा रहा है तो प्लस का मान हमारे पास 14 है, और आप देख रहे हैं यदि मैं 14 यहाँ रखूँगा तो 14 चौको 56, इसका मतलब a - b का मान मेरे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। a - b का मान मेरे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो a बराबर जोड़ के आधा करेंगे तो 9 आएगा, जोड़ के आधा करेंगे तो 9 आएगा, और घटा के आधा करेंगे तो b का मान कितना आएगा 5 आएगा। b का मान कितना आएगा बच्चों 5 आएगा। ऐसा है। अब यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, उसने पूछा उनके वर्गों का योग। यदि बच्चों में 9 का वर्ग प्लस
5 का वर्ग करूं तो 81 प्लस 25, आंसर कितना आएगा 6 10 यानी कि 106 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 106 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा कि 3 लगातार यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके वर्गों के बीच का अंतर 60 है, यानी दो संख्याओं के बीच का अंतर, जैसे कि a माइनस बी बराबर बीच का अंतर उनके वर्गों के बीच के अंतर 60 है। और ऊपर एक मिनट, यहाँ पे बेटा इंग्लिश में थोड़ा सा मिस है, ऊपर लिखा है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 6 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 60। इसका मतलब इन दोनों का अंतर 6 है और हमसे बोला गया उनके वर्गों के बीच का अंतर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर बेटा 60 है। इसको समीकरण एक नाम देते हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी, एक तो प्लस में टूट जाएगा एक बार ये a माइनस बी में टूट जाएगा 60। यहाँ पे यदि a माइनस बी को मैं रखता हूँ 6 आएगा, इसका भाग लगेगा तो a प्लस बी का मान यहाँ से निकल जाएगा बच्चों 10। इसको हमने समीकरण नाम 2 दे दिया, इसका नाम हमने समीकरण 2 दे दिया। अब हमसे पूछ रहा है उनके घनों का योगफल क्या होगा। तो पहले a का मान निकालो, तो जोड़ के आधा करेंगे तो 6 और 10 16 का आधा 8 आएगा। और यदि हम b का मान निकालेंगे तो घटा के आधा, तो 4 का जस्ट आधा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 2 आएगा। घन का योग बताना, तो 8 क्यूब 2 क्यूब, तो ये हो जाएगा 512 प्लस 8, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट बच्चों 520। इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 520। इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 520 आएगा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर आएगा 520। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारे बीच में कि यदि 3 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 15,600 है तो इन पूर्णांकों के वर्ग का योग क्या होगा। इन पूर्णांकों के वर्ग का योग क्या होगा। 3 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 15,600 है। 3 लगातार हैं। अब 3 लगातार हैं, इनको हम यदि देखते हैं तो हमसे बोला गया है कि ऐसे कौन कौन से लगातार हैं। अब आप एक बात करिए, सबसे पहले आप इसका कर लीजिए बच्चों फैक्टर। यदि हम फैक्टर करते हैं तो देखिएगा, सबसे पहले 15,600 का हम फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर किस तरह से करेंगे हम, सबसे पहले हम 2 से कर देते हैं। 2 7 14, 2 8 16 और कर दीजिए 2 3 6 2 नाम 18। नेक्स्ट दोबारा डिवाइड कर दीजिए 2 से, फिर तो 2 से करोगे आप 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 5 10, फिर कर दीजिए 2 से, तो यहाँ आएगा आपका 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 5 10। नेक्स्ट काट दीजिए, यदि इसको और काटते हैं हम 2 3 6, 2 3 6 और 2 6 12। अब नहीं कटेगा, 3 से काटिए बच्चे इसको, तो 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। अब तो बच्चे डायरेक्ट 5 से काटिएगा, 5 से। तो हम देखते हैं यदि इसको हम 5 से काटते हैं तो ये कितना आएगा बच्चों हमारे पास 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटोगे आप तो 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटोगे तो 5 25 और 5 एकम 5। इस तरीके से ये कट जाएगा बच्चों। अब यदि हम इसको सतत के रूप में लिखते हैं तो एक काम कर सकते हैं, यदि हम इन 3 का गुणा कर लें 8 3 8 और इसे 3 से तो कटना तो चाहिए था, कहीं मिस्टेक, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, यदि 2 एकम 2, सॉरी यहाँ पे ये 4 गलती से लिख गया है। यदि इसको हम सही लिखते हैं 9 आएगा। यदि हम इसको हम दोबारा से एक बार और समझ लीजिएगा, यदि इस प्रश्न को हम दोबारा से देखें, थोड़ा सा समझिएगा इसको, इस प्रश्न को ज़रा एक बार अच्छे से समझिए। इस प्रश्न को थोड़ा दोबारा समझिए, या आप ऐसा कर लीजिए कि 15,600 का उस तरीके से मत करिए। यहाँ पे बेटा 4 लिख गया है, मार्कर से सही दिखा नहीं, इसलिए वो मिसिंग हो गया। आगे इस प्रश्न को आप ऐसे समझ लीजिए कि यदि हम इसके 3 पूर्णांक बनाते हैं तो यहाँ से एक 8 बनेगा, एक 3 बनेगा, तो एक 24 हो जाएगा, एक 25 यहाँ से बन ही रहा है, 2 ले लिए। अब हमारे पास 2 5 के और बचेंगे अभी 25
और हम अगला यदि 26 रख दें, क्योंकि ये आपका 13 छिंग 78 यहाँ पे बन रहा था, 78 के अनुसार इसका 26 आएगा। यदि 3 गुणनखंड ये हैं 24, 25, 26, तो हमसे कह रहे हैं कि इन पूर्णांकों के वर्गों का योग। तो 24 का वर्ग हम सब जानते हैं कितना होता है 576, 25 का वर्ग कितना होता है 625, 26 का वर्ग होता है 676, 6 दूनी 12 और 5 17 की 7 हासिल आई 1, 1 10 और 7 17 की 7 हासिल आई 1। यदि हम देखते हैं आगे, और 12 और 6 18, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास 1877, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27वां क्वेश्चन है कि दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 394 है। प्रश्न बहुत अच्छा है। प्रश्न देखिएगा आप, दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 394, वर्गों का योगफल 394 है। वो दो प्राकृतिक विषम संख्याएं हैं, एक n है, अगली n+2 है, इनका वर्ग कर दीजिए और प्लस कर दीजिए तो ये 394 आएगा। अब ऐसा हम देखते हैं 394 आएगा, क्या बोला गया है कि दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 394 है। योगफल 394 उन संख्याओं का योगफल है। उन दोनों संख्याओं को हमसे क्या पूछ लिया उन्होंने, योगफल पूछ लिया। तो हम वैसे जानते हैं यदि बच्चों हम यहाँ n का मान ऐसा क्या रखें कि इसके ज़्यादा ना हो। जैसे कि हमने देखा, यदि हम देखते हैं यहाँ 8 का वर्ग करते हैं बच्चों, तो 8 का वर्ग आएगा 64, और यदि 2 प्लस कर देंगे तो 10 का कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे 100 आएगा। तो ये तो 164 हो रहा है, हमें बनाना कितना 394। यदि हम 12 का करते हैं तो 144, और 16 का करते हैं तो 256 है, ये भी नहीं होगा। यानी हम यदि 16 का कर देते हैं तो 16 का 256 है, और 17 का 289, ये ज़्यादा हो जाएगा। 12 का हमने देखा तो 12 का कितना हो रहा था 0 और 0, ये 30 हो रहा है। यदि हम 12 की जगह आगे कदम बढ़ाते हैं 14, 196, 16, 256, ये भी आपका ज़्यादा हो जाएगा, ये भी हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब 14 है नहीं है, तो 13 का 169 होता है और 15 का 225 होता है। यदि इनको हम जोड़ते हैं तो बिल्कुल 394 आएगा। यानी कि ये 13 का वर्ग है और ये 15 का वर्ग है। तो बच्चों 13 + 15 दोनों को जोड़िएगा, 8 और 2 28, इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, माना ए बी और इस तरह के भिन्न हैं ए बी। ये प्रश्न थोड़ा सा बच्चों मिसिंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा ही मिस है, इसमें करेक्ट नहीं कर पाऊँगा। क्वेश्चन नंबर आप 29 देखिएगा। 29वें प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है, 29वां क्वेश्चन में बोला गया है कि बताइएगा यदि कंडीशन लगी हुई है, ऊपर से देखते हैं, है जहाँ यदि बेटा i बराबर आपके बीच में लिख रहे हैं कि a² + b² आएगा बच्चों, ये a² + b² + c² हैं, जहाँ a और b क्रमागत पूर्णांक हैं और c बराबर ab है, तो क्या है, एक सम संख्या और यह एक पूर्णांक का वर्ग नहीं है। दूसरा, यह एक विषम संख्या और एक पूर्णांक का वर्ग नहीं है। अगला ऑप्शन, एक सम पूर्णांक का वर्ग, एक विषम पूर्णांक का वर्ग। ये क्या है, एक सम पूर्णांक का वर्ग, एक विषम पूर्णांक का वर्ग, ये क्या है, ये हमें इसके बारे में पता करना है। ये हमें इसके बारे में हमें ये पता करना है कि ये क्या हैं। तो देखिएगा, यदि हम इस प्रश्न को देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जैसे बच्चों मैंने यहाँ 1 रख दिया, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर भी 4, और फिर 2 का स्क्वायर यदि हम लेते हैं पुनः रिपीट करके तो 4, तो 4 और 4 8 और 9 आएगा। यानी कि यहाँ इस तरीके से हम कर लेते हैं कि यदि ये लिखा है a² + b² + c² बराबर, यदि मान लो ये i लिखा है,
इसका मतलब ये है कि यदि मैं इसको 1 2 2 तो इसको 3 मान लूँगा, तो ये कितना आएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यदि इन सबको जोड़ते हैं तो ये 3 के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब कि यहाँ बोला एक विषम पूर्णांक का वर्ग है, एक विषम पूर्णांक का वर्ग है, क्या ये सही है? दूसरा आपसे बोल रहे हैं वो कि यहाँ पर तो बच्चों आई वास्तव में यहाँ पे क्या है, एक विषम पूर्णांक है, यानी कि आई यहाँ पे क्या है, एक विषम पूर्णांक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई आपको इससे इसका बारे में आपसे पूछा गया है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि उन मानों का उन एक के उन सभी पूर्णांकों का योगफल क्या होगा, एक के सभी मानों का योगफल क्या होगा जिनके लिए n स्क्वायर प्लस 91 कैसे होगा, 19n है, 19n है बच्चों, 91 नहीं है, ऊपर लिखा है 19n, इंग्लिश में करेक्ट लिखा है 19n प्लस 92 पूर्ण वर्ग हैं n के किस मान के लिए, यही पूछ रहे हैं। एक के उन सभी पूर्णांकों का योगफल क्या है, उनका योगफल क्या है। तो बच्चों हम इस प्रश्न को कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। यदि मैं इस प्रश्न को ऐसे लिख दूं कि n प्लस 9 का स्क्वायर प्लस, तो ये क्या हो जाएगा n प्लस 11, ये क्या हो जाएगा n प्लस 11। ये कैसे हुआ, यदि हम इस प्रश्न को तोड़ना चाहेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, तो देखिएगा बेटा, यानी जब n प्लस 1 का n स्क्वायर, तो n स्क्वायर प्लस 81, तो 81 यदि मैं इसमें से घटाऊंगा तो 1 और 1 11 बचेगा, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। फिर दूसरा हमारे बीच में आप देख रहे हैं 19n, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 9 दूनी 18n आएगा, तो एक 19n, इसलिए हम इस स्टेप को इस तरह से हम लिख सकते हैं। और इसके बराबर क्या ले लेंगे हम 0, एक पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग है, ऐसा हमें इस सवाल के लिए करना है। तो हम क्या करेंगे, एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा क्या मान रखें, तो n का ऐसा क्या मान लें इसके लिए। यदि हम n का मान -11 लेते हैं और n का मान माइनस आप देख रहे हैं 8 लेते हैं, तो यहाँ पे यदि हम देख रहे हैं कि ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा यदि यहाँ पे 11 लेंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, यहाँ 8 लेंगे हम, यहाँ पर 8 लेंगे तो ये बचेगा 1, तो 1 का स्क्वायर, और इधर हमारे बीच में कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर हमसे यही बोला गया था कि एक के उन सभी पूर्णांकों का योगफल क्या होगा, तो एक के उन सभी पूर्णांकों का योगफल केवल और केवल 11 और 18 8 को जोड़ोगे तो माइनस का 19 होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका डी वाला ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 19 आएगा बच्चों, इसका केवल आंसर 19 आएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर 19 आएगा। चलिए बच्चों, आज की ये क्लास सभी कवर कर लेना, और जो बफरिंग की प्रॉब्लम है आज वो इश्यू सॉल्व हो जाएगा, और कल से आपकी एट ए टाइम कंटिन्यू क्लास की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को।